चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि ये जो यूनिफिकेशन की जो प्रोसेस थी या ये जो नेशन स्टेट्स बने, इन नेशन स्टेट्स के बनने में जो रिवोल्यूशंस थे उनका क्या योगदान था। चलिए जानते हैं। द एज ऑफ रिवोल्यूशंस 1830 टू 1848, वो समय जब क्रांति हुई, स्पेशली किस टाइम पीरियड के अंदर, 1830 से 1848 के अंदर। यानी कि इस टाइम पीरियड के अंदर कौन कौन से इंसिडेंट्स हुए जिस वजह से जो नेशन स्टेट्स की जो कंसेप्ट थी पीपल्स के अंदर अराइज हुई। चलिए जानते हैं। एज कंजर्वेटिव रिजाइन्स ट्राइड टू कंसोलिडेट देयर पावर, जैसे ही जो रूढ़िवादी जो रिजाइन्स थी वो प्रयास कर रही थी किस चीज़ के लिए, अपनी पावर को कंसोलिडेट करने के लिए, मजबूत करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। Liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution in many regions of Europe. यूरोप के बहुत सारे हिस्सों में नेशनलिज्म ने और साथ साथ लिबरलिज्म ने क्या किया, रिवोल्यूशन को यूरोप के अंदर बढ़ाने में अपना योगदान दिया। सच एज द इटालियन एंड जर्मन स्टेट्स, जिस तरीके से हम लोग देखेंगे इटली के अंदर और जर्मनी के कुछ स्टेट्स के अंदर इन दोनों कंसेप्ट ने क्या किया, अपना जो रोल था वो प्ले किया नेशन स्टेट की जो फीलिंग थी वो राइज करने के लिए। द प्रोविंसेस ऑफ द ओटोमन एम्पायर, इसके अलावा कुछ और रीजन थे यूरोप के अंदर। जो ओटोमन एम्पायर वाला रीजन था उसके अंदर, आयरलैंड के अंदर और पोलैंड के अंदर, इन दोनों फीलिंग्स ने क्या किया, लोगों को कंसोलिडेट किया। किसके अगेंस्ट, जो मोनार्चिकल फॉर्म थी उसके अगेंस्ट। और फिर उसके बाद क्या हुआ, नेशन स्टेट एस्टेब्लिश हुआ। दीज रिवोल्यूशंस वर लेड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट। अब इन सारे रीजन्स के अंदर जो रिवोल्यूशन था, जो क्रांति थी, उसको लीड कौन कर रहा था, नेतृत्व कौन कर रहा था, उसका लीडर कौन था, स्पेशली जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, यानी कि उदारवादी जो लोग थे, जो राष्ट्रवादी लोग थे, राष्ट्रभक्त थे, उन्होंने इस प्रकार के जो रिवोल्यूशंस थे उनमें अपना योगदान दिया। आप बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड, अब ये जो लिबरल नेशनलिस्ट थे ये बिलोंग करते थे किससे, एजुकेटेड मिडिल क्लास एलिट से, यानी कि जो शिक्षित जो मिडिल क्लास था, मध्य वर्ग था, उसके जो एलिट लोग थे, सर्वश्रेष्ठ लोग थे, कुलीन लोग थे। अमंग हुम वर, अब इन लोगों के अंदर कौन थे लिबरल नेशनलिस्ट के अंदर, जो प्रोफेसर्स थे, स्कूल टीचर्स थे, क्लर्क्स थे एंड मेंबर्स ऑफ द कॉमर्शियल मिडिल क्लासेस। इसके अलावा कुछ अन्य जो सदस्य थे जो व्यापारिक मध्य वर्ग से संबंधित थे, वो सारे इस रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ा रहे थे। इस रिवॉल्यूशन के अंदर उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। यानी कि ये सारे क्या थे, लिबरल नेशनलिस्ट लोग थे जिन्होंने नेशन स्टेट को एस्टेब्लिश करने में, मोनार्चिकल फॉर्म को वहाँ से ख़त्म करने में अपना योगदान दिया। चलिए देखते हैं किस तरीके से क्रांति की शुरुआत होती है। द फर्स्ट अपहेवल टुक प्लेस इन फ्रांस, सबसे पहला जो विद्रोह था कहाँ हुआ, फ्रांस के अंदर, इन जुलाई 1830। एक नंबर के क्वेश्चन के अंदर पूछा जा चुका है कि फ्रांस के अंदर सबसे पहले जो अपहेवल था, विद्रोह था, वो कब हुआ। ईयर याद कर लीजिए आप लोग, 1830, जुलाई 1830। चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। द बोर्बोन किंग हु हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर, जो बोर्बो साम्राज्य था जिसने कि पावर रिस्टोर कर ली थी, कब, ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन आफ्टर 1815, 1815 के बाद जो कंजर्वेटिव के जो रिएक्शन थे, ध्यान होगा आप लोगों को, कंजर्वेटिव ने क्या किया था, इनको दोबारा से पावर दे दी थी मोनार्चिकल फॉर्म को। क्या हुआ उनके साथ, वर नाउ ओवरथ्रोन, अब इस प्रकार के जो शासन को उखाड़ फेंका गया, यानी कि बोर्बो जो किंग थे उनको वहाँ से भगा दिया गया। किनके द्वारा भगा दिया गया, बाय लिबरल रिवोल्यूशनरीज, यानी कि ये जो लिबरल नेशनलिस्ट थे इन्होंने क्या किया, इस बोर्बो डिनेस्टी को दोबारा से डिपोज कर दिया, गद्दी से हटा दिया। हु इंस्टॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची विद लुइस फिलिप एट इट्स हेड। अब इन लिबरल नेशनलिस्ट ने क्या किया, देखिए मोनार्चिकल फॉर्म तो एस्टेब्लिश की, लेकिन वो मोनार्चिकल फॉर्म कैसी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को बेस करके राजतंत्र एस्टेब्लिश किया गया। और जिसका जो हेड था वो किसको बनाया गया, लुइस फिलिप को। लुइस फिलिप को मुखिया बना दिया गया। मोनार्चिकल फॉर्म तो एस्टेब्लिश की गई, लेकिन वो मोनार्चिकल फॉर्म कैसी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्चिकल फॉर्म, संवैधानिक राजतंत्र वहाँ स्थापित कर दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। वैन फ्रांस स्नीजेस
जब फ्रांस छींकता है। मैटरनिक वंस रिमार्क, मैटरनिक ने एक बार इस बात की व्याख्या की, ये बताया, द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, मतलब इस कोट्स के ज़रिए ये बताने का प्रयास किया गया है कि उस समय फ्रांस की जो इम्पोर्टेंस थी, फ्रांस का जो प्रभाव था वो कितना था। यानी कि मैटरनिक ने क्या कहा, अकेले फ्रांस को जब छींक आती है तो बाकी पूरे के पूरे यूरोप को क्या हो जाती है, सर्दी। इसका मतलब फ्रांस बहुत ही वहाँ उस समय प्रभावशाली एक नेशन था। द जुलाई रिवोल्यूशन स्पार्क्ड, अब जुलाई के अंदर जो क्रांति हुई 1830 के अंदर, इसने क्या किया, स्पार्क्ड एन अपराइजिंग, विद्रोह की एक चिंगारी भड़का दी इन ब्रुसेल्स, कहाँ पर, ब्रुसेल्स के अंदर। ये फ्रांस के अंदर जो जुलाई 1830 के अंदर जो रिवोल्यूशन हुआ, इस रिवोल्यूशन ने क्या किया, इसने ब्रुसेल्स के अंदर भी चिंगारी भड़का दी। विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग, इसका परिणाम क्या हुआ, बेल्जियम के टुकड़े होने लगे, अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड। अब जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से बेल्जियम का क्या हो गया, विभाजन हो गया, बट गया इस क्रांति के बाद से। यानी कि इन लोगों ने, यहाँ के बेल्जियम के लोगों ने अपने आप को क्या कर लिया, इंडिपेंडेंट कर लिया, किनसे, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से। चलिए आगे देखते हैं और क्या किस तरीके से ये इवेंट्स आगे बढ़े जिससे बाद में नेशन स्टेट एस्टेब्लिश हुए। एन इवेंट दैट मोबिलाइज नेशनलिस्ट्स, एक वो घटना जिसने इकट्ठा किया किनको, नेशनलिस्ट फीलिंग को, अमंग द एजुकेटेड एलिट अक्रॉस यूरोप, जो एजुकेटेड एलिट ग्रुप था यूरोप के अंदर। वो दूसरी घटना क्या थी, देखिए बेटा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस, की ग्रीक की आज़ादी के बारे में आप लोग एक नोट लिखिए। तो वो क्वेश्चन जो है, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। एक्सरसाइज के अंदर टेक्सचुअल जो क्वेश्चन है उसके अंदर दे रखा है कि इसके विषय में लिखिए, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आप लोग आंसर यहाँ से पिक कीजिए। एन इवेंट दैट मोबिलाइज नेशनलिस्ट, एक वो जो घटना थी जिसने मोबिलाइज किया, इकट्ठा किया नेशनलिस्ट फीलिंग को, राष्ट्रवादी जो भावनाएं थी उनको, किन के अंदर, अमंग द एजुकेटेड एलिट अक्रॉस द यूरोप, पूरे के पूरे यूरोप के अंदर, वाज द ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। वो कौन सी घटना थी, ग्रीस की आज़ादी की लड़ाई। चलिए जानते हैं क्या था, क्या क्या इंसिडेंट हुए। ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ द ओटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। अब ये ग्रीस वाला जो रीजन है, ये किसी समय कब, 15th सेंचुरी के अंदर एक हिस्सा था किसका, एक ओटोमन एम्पायर का, ओटोमन साम्राज्य का ही एक पार्ट माना गया ग्रीस को 15th सेंचुरी के अंदर। कब तक, 15th सेंचुरी तक। फिर क्या हुआ, द ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप, अब जो ग्रोथ हुई रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म की, क्रांतिकारी जो राष्ट्रभक्ति की, इन यूरोप के अंदर, यानी कि लोगों के अंदर जो क्रांतिकारी जो भावनाएं थी, अपने राष्ट्र के प्रति जो प्रेम की जो भावनाएं थी, उन्होंने क्या किया, इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ ए स्ट्रगल, एक स्ट्रगल की चिंगारी भड़का दी, एक विद्रोह छेड़ दिया, किसके लिए, फॉर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के लिए, अमंग द ग्रीक्स, ग्रीक के जो लोग थे उनके अंदर आज़ादी के लिए चिंगारी भड़का दी इन घटनाओं ने, रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म की जो आइडियोलॉजी थी इसने। विच बिगैन इन 1821, और वो कब से शुरुआत मानी गई है जो स्ट्रगल था इंडिपेंडेंस के लिए, ग्रीस की आज़ादी के लिए, 1821 के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। नेशनलिस्ट्स इन ग्रीस गॉट सपोर्ट, देखिए जो राष्ट्रवादी थे ग्रीस के, उनको सपोर्ट मिला, सहायता मिली, किसकी, फ्रॉम अदर ग्रीक्स, जो अन्य जो ग्रीक लोग थे उनसे, जो कहाँ रह रहे थे, लिविंग इन एग्जाइल, जो कि विदेशों के अंदर रहते थे, एंड ऑल्सो फ्रॉम मैनी वेस्ट यूरोपियन, इसके अलावा जो वेस्ट यूरोपियन जो लोग थे उनका भी उनको समर्थन मिला, किनको, ग्रीक के लोगों को इस क्रांति के अंदर। हु हैड सिंपैथीज फॉर एंशियंट ग्रीक कल्चर। अब देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मैनी यूरोपियन, वेस्ट यूरोपियन जो नेशन थे, उन्होंने हेल्प क्यों की, क्योंकि वो एक सहानुभूति रखते थे किसके प्रति, जो प्राचीन जो ग्रीक की जो कल्चर थी उसके प्रति, इस वजह से उन्होंने उनको सपोर्ट किया। अब क्या हुआ आगे देखिए, एक एक लाइन पिक करते चलिए, आप लोग पॉइंट्स बना दीजिए अगर आंसर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो। आगे देखिए, पोइट्स एंड आर्टिस्ट्स लॉर्डेड ग्रीस, लॉर्डेड का मतलब होता है प्रशंसा करना, पोइट्स ने और आर्टिस्ट ने क्या किया, गुणगान गाया, किसका, ग्रीस का, एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, की ये क्या है, ये सभ्यता एक पालने में विकसित होती है एक सभ्यता है। एंड मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन, और इसने क्या किया, इकट्ठा किया लोगों की राय को, टू सपोर्ट्स इट्स स्ट्रगल, वो जो समर्थन था इसके स्ट्रगल के लिए, अगेंस्ट ए मुस्लिम एम्पायर, यानी कि ग्रीस के लोगों के अंदर, ये समझ लीजिए पूरे यूरोप के अंदर इस क्रांति ने क्या किया, एक विकसित होती हुई सभ्यता इसको माना है,
और इसके साथ साथ पब्लिक ओपिनियन जो कि मुस्लिम जो शासन था उसके खिलाफ थी। फिर क्या हुआ, द इंग्लिश पोइट लॉर्ड बैरन, एक अंग्रेज पोइट थे, कवि थे, जिनका नाम क्या था, लॉर्ड बैरन, ऑर्गेनाइज फंड, उन्होंने क्या किया, फंड इकट्ठे किए, चंदा इकट्ठा किया, एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वार, उसके बाद वो पोइट खुद भी युद्ध के अंदर चले गए, वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824, लेकिन 1824 के अंदर क्या हुआ, बुखार होने की वजह से, फीवर होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। फाइनली अंत में क्या हुआ, द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832, एक संधि हुई जिसको हिंदी में बोलते कुस्तुनतुनिया की संधि, या ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कब हुई, वो 1832 के अंदर, एक नंबर में बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, देखिए इसी ट्रीटी के तहत ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशंस के रूप में, एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में, आज़ाद राष्ट्र के रूप में पहचान मिली। चलिए आगे देखते हैं। द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स, यहाँ देखिए रोमानीवाद, यानी कि जो रोमांटिक इमेजिनेशन थी इसने भी जो नेशनल फीलिंग थी उनको जगाने में अपनी जो इम्पोर्टेंस थी वो दिखाई। कैसे, चलिए देखते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट, जो डेवलपमेंट था नेशनलिज्म का, डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वार्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन, देखिए जो डेवलपमेंट हो रहा है राष्ट्रवाद का, ये केवल युद्ध या टेरिटोरियल एक्सपेंशन की, यानी कि जो भूभाग है उसके विस्तार के साथ ही नहीं हो रहा था। जो डेवलपमेंट था राष्ट्रवाद का, राष्ट्र प्रेम का जो विस्तार हो रहा था, केवल युद्ध और भूभाग के विस्तार के साथ ही नहीं हो रहा था, अपने एरिया को बढ़ाने के साथ या युद्धों के साथ नहीं हो रहा था। कल्चर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल, संस्कृतियों ने भी या संस्कृति ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन, जो विचार था राष्ट्र का उसको क्रिएट करने में। आर्ट एंड पोइट्री, इसके अलावा कला ने, कविताओं ने, स्टोरीज ने, एंड म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग, देखिए इन सारी इवेंट्स ने, इंसिडेंट्स ने क्या किया, एक्सप्रेस करने में, व्यक्त करने में और शेप देने में किनको, नेशनलिस्ट फीलिंग को अपना योगदान दिया। कहने का मतलब ये है कि केवल राज्य का विस्तार करने से, भूभाग का विस्तार करने से और युद्ध के जरिए ही जो नेशनलिस्ट फीलिंग थी वो मोबिलाइज नहीं हुई। इसके साथ साथ क्या कह रहा है कि आर्ट ने, पोइट्री ने, स्टोरीज ने, म्यूजिक ने, इन सब ने क्या किया, इन नेशनलिस्ट फीलिंग को बढ़ाने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। चलिए आगे देखते हैं। लेट अस लुक एट रोमांटिसिज्म, आइए एक ऐसी ही हम लोग फीलिंग लेके चलते हैं रोमानीवाद की, रोमांटिसिज्म की। कल्चरल, क्या था ये रोमांटिसिज्म, आइए देखते हैं। एक कल्चरल मूवमेंट, एक सांस्कृतिक मूवमेंट था, आंदोलन था, विच शोड टू, जिसने प्रयास किया, डेवलप ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटीमेंट, यानी कि एक विशेष रूप, इस रोमांटिसिज्म ने एक विशेष रूप ले लिया, किसके लिए, नेशनलिस्ट सेंटीमेंट्स को विकसित करने में। रोमांटिक आर्टिस्ट्स एंड पोइट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन्स एंड साइंस, देखिए रोमांटिक जो आर्टिस्ट थे और जो पोइट्स थे आमतौर पर क्या करते, क्रिटिसाइज करते, किसको, जो रीजन एंड साइंस था, तर्क और विज्ञान था, उसके गुणगान को, यानी कि जो साइंटिफिक रीजन थे उन सबको वो नेग्लेक्ट करती थी, ये जो आइडियोलॉजी थी, ये जो फीलिंग थी, कौन सी, रोमांटिसिज्म की। आइए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं हम लोग। एंड फोकस्ड इंस्टेड ऑन इमोशंस, अब ये जो इसने मेन फोकस डाला किस पे, इमोशंस पे, रोमांटिसिज्म ने किस पे फोकस डाला, इमोशंस पे, इंट्यूशंस पे एंड मिस्टिकल फीलिंग्स के ऊपर।